हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रमनदीप कौर एंड आई एम हियर फ्रॉम IFI। और आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत सारे पेशेंट हमें पूछते हैं जो नी पेन के होते हैं कि हम अपनी सर्जरी कैसे अवॉइड करें, और नहीं तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऑनेस्टली स्पीकिंग डायरेक्ट करते हैं सर्जरी के लिए, बट हमें करनी है अवॉइड सर्जरी। और वो कैसे करेंगे सो हमारे साथ है डॉक्टर साइमन थॉमस, जो कि एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है और बहुत ही रिनाउंड है हमारे दिल्ली में, इंडिया में। आई वुड से ही इज वेरी रिनाउंड और नी स्पेशलिस्ट है ये। नाउ सर हमें बताएंगे कि सर्जरी अवॉइड करनी कैसे है। आई मीन इमेजिन सर हमें बताएंगे कि सर्जरी अवॉइड कैसे करनी है। बीइंग द फिजियोथेरेपिस्ट, हम लोग को हमेशा पेशेंट्स आते हैं कि सर्जरी के लिए रेकमेंड कर रहे हैं, कि डॉक्टर्स हमें रेकमेंड कर रहे हैं, एंड ही विल टेल अस कि सर्जरी अवॉइड कैसे करनी है। सो आई एम वेरी श्योर कि आज का ये पॉडकास्ट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हियर इट इज। Thank you so much, Dr. Raman. Thank you so much for inviting me over. I am indeed humbled कि आपने मुझे मौका दिया आपके साथ बात करने का। I think जैसे हमने पहले प्लान किया था, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके व्यूवर्स को एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके नी में पेन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी सर्जरी होके रहेगी। अगर मैं 100 पेशेंट्स देखता हूं तो उसमें से लेस देन 10% ऑफ पेशेंट्स, यानी कि 100 में 10 पेशेंट्स होते हैं जो एक्चुअली सर्जरी तक पहुंचते हैं। बाकी 90 लोग बिना सर्जरी के ठीक होते हैं। सर लेकिन हम लोग के पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि हमें रेकमेंड ही सर्जरी किया है, तो फिर भी दे वांट टू अवॉइड सर्जरी। सो इसलिए हम लोग के पास वी हैव अ क्वेश्चन इसी चीज के लिए कि कैसे करना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट ऑफ विद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा कैसे। अच्छा सवाल। देखिए, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो कुछ बेसिक एक्टिविटीज जैसे बहुत ज्यादा मोड़ के बैठना, घुटने को आलती पालती मारना, उकड़ू बैठना, स्क्वाटिंग जैसे करते हैं, वेटेड स्क्वाट्स जैसे करते हैं, इन सब को आपको कम करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको ये चीज नहीं पता चलती, शरीर खुद मना कर देता है। बहुत सारे पेशेंट मुझसे बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं आलती पालती नहीं मार पाती या नहीं मार पाता। तो जो शरीर मना कर रहा है उसको आप ना करें। उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल, कुछ सप्लीमेंट्स में डॉक्टर जैसे मैं कुछ जॉइंट सप्लीमेंट्स, कुछ नर्व सप्लीमेंट्स, कुछ बोन के कैल्शियम वगैरह देता हूं, उससे भी पेशेंट्स को अच्छा फायदा होता है। देन ये काम सर्जरी अवॉइड करने का मेरा अकेले का नहीं है, इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व हैं। एक आप खुद और दूसरा डॉक्टर रमन, जो कि थेरेपी के कुछ चीजें आपको बताएंगी और कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको बताएंगे। इनफैक्ट आपको हमें एनलाइटन करना चाहिए कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज जो पेशेंट्स को करनी चाहिए जिससे सर्जरी बचे। राइट, थैंक यू सर। आप जैसे बता रहे हैं कि प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो प्रिवेंशन हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हमारा होता है कि कोई भी चीज सबसे पहले हम प्रिवेंट करेंगे। दैट मीन्स अगर हम नॉर्मल हैं, जैसे अगर मैं भी हूं, मुझे भी वो प्रिवेंशन के लिए अपने लिए वर्क जरूर करना चाहिए। दैट मीन्स एक्सरसाइजेस पे वर्क जरूर रखिए। अपनी एक्सरसाइजेस, नी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पर लग रहा है कि कोई पेन आ रही है या कहीं पर थोड़ा प्रेशर भी पड़ रहा है आपकी नी पर, सो सबसे पहले आप प्रिवेंशन पे वर्क कीजिए। और अगर आपको नी पेन स्टार्ट भी हो गया है, जस्ट टेक नॉर्मल आइस पैक और उसके बाद आप उस पर थोड़ा वेट कीजिए। एंड अगर प्रिवेंशन के बाद आप क्या करेंगे, इन केस आपको पेन बढ़ गई है तो सबसे पहले आप डॉक्टर साहब के पास जैसे आप जाइए, फिर वो अगर हम लोग को रेकमेंड करते हैं तो हम उस चीज से आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। राइट। तो मैं यूजुअली, जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं थेरेपी एडवाइस करता हूं जो आप अभी बताएंगी, और कुछ सप्लीमेंट्स और शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पेन किलर्स भी देता हूं। नी ब्रेसिंग और एक्सरसाइज हम रेजिमेंट हम हमारे थेरेपिस्ट पे छोड़ते हैं, और वो पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि आप कैसी एक्सरसाइज करें और कब ब्रेसिंग करें, यानी कि घुटने कुछ पट्टे लगाएं। उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कैसे पेशेंट्स को बोलती हैं कि कब ब्रेस यूज करना है, कब नहीं यूज करना, कितनी एक्सरसाइज करनी है। सो सर सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको एक चीज ऐड करूंगी कि विटामिन डी जब हमारी डेफिशिएंसी होती है तो उसमें भी पेन आती है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, तो आप इस पे बाद में ऐड जरूर कर दीजिए। मैं बेसिकली जब भी पेशेंट्स आते हैं नी पेन के साथ में, तो बाय डिफॉल्ट विटामिन डी हर पेशेंट को ऑलमोस्ट देता हूँ। कुछ पेशेंट जिनको पेन सेटल नहीं होता, उनको विटामिन डी का टेस्ट भी कराते हैं कि आपका अगर कम है तो इंजेक्टेबल्स हैं, वरना मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स ओरल कैल्शियम और विटामिन सप्लीमेंट से काफी खुश होते हैं। ओके, थैंक यू सर। अब मैं एक्सरसाइज पार्ट पे आती हूँ। सो बिगनिंग में हमें नी आइसोमेट्रिक्स करने चाहिए और हमें अपनी क्वाड्रिसेप्स पे वर्क करना चाहिए। क्वाड्रिसेप्स के साथ हमें एंटागोनिस्ट मसल जो हमारी हैमस्ट्रिंग्स है उस पर भी जरूर वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमारी
फोर वे मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उन पर सबको हमें स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगनिंग में स्ट्रेंथनिंग ज़रूर कीजिए और उसके बाद आप फर्दर जो आपकी एक्सक्लूसिव एक्सरसाइजेज हैं उस पर आ सकते हैं। एंड अगर आपको बिगनिंग में पेन है तो हॉट पैक नहीं, कोल्ड पैक लीजिए। एक्यूट पेन में कोल्ड पैक लीजिए, जिसको हम क्रायोथेरेपी बोलते हैं, और लेटर ऑन आप हॉट पैक में जा सकते हैं। आफ्टर 72 आवर्स ऑफ पेन आप हॉट पैक पे जा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग उसको कॉन्ट्रास्ट बाथ में भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम डिफरेंट, हमारे पास मशीन्स होती हैं, जैसे जो टेंस मशीन है या अल्ट्रासोनिक मशीन, हम उस पर भी वो भी आपको लगा सकते हैं। एंड वो पेन रिलीव करता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है। और अभी आजकल बहुत एडवांस थिंग्स भी आई हुई हैं, लाइक नीडल, ड्राई नीडलिंग थेरेपी या कपिंग थेरेपी। सो हम वो भी करते हैं, उससे भी बहुत पेन रिलीफ होता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सिर्फ और सिर्फ नी जॉइंट पे वर्क नहीं करेंगे, हम आपके प्रॉक्सिमल जॉइंट या डिस्टल जॉइंट पे भी जरूर वर्क करेंगे। दैट मीन्स, अब प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल जॉइंट का मतलब क्या होता है? सो द डिस्टल जॉइंट है हमारा, जो वो है हमारा एंकल जॉइंट। अलोंग विद दैट फुट को भी हम देखते हैं कि फुट की वजह से तो नहीं आपकी नी पेन आता है। इज इट राइट सर? एब्सोल्युटली। कई लोग जिनको फ्लैट फुट है उनको भी नी पेन का इंसिडेंस थोड़ा ज्यादा रहता है। आपने बिल्कुल सही बोला। राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका फुट प्लेसमेंट्स बिल्कुल सही नहीं है। दैट मीन्स हमारा बॉडी जो वेट है वो गलत हमारे एंगल पे पड़ रहा है, और उसकी वजह से उनको नी में तो पेन आएगा ही आएगा, उनको एंकल में भी पेन आ सकता है एंड बैक पेन भी आ सकता है। सो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको डेफिनेटली हम लोग से मिलना पड़ेगा। और अगर आपकी शेप चेंज हो रही है तो आपको शू इंसोल्स डेफिनेटली लेने पड़ेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर ब्रेस की रिक्वायरमेंट होगी तो हम ब्रेस भी देंगे। मुझे लगता है कि आपके पास आने के बाद कोई पेशेंट मेरे पास आने लायक बचेगा नहीं, क्योंकि आप उसको ठीक कर देंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक पॉजिटिव फिजियोथेरेपिस्ट जो ये सोचता है कि मैं आपके दर्द को ठीक कर सकता हूं या कर सकती हूं, उसकी कन्विक्शन काफी लोगों को खुद ठीक कर देगी। साथ में आपकी एक्सरसाइजेस, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि अपने वजन को थोड़ा कंट्रोल में रखना और उचित समय पर वॉक करना, एक्सरसाइज, बॉडी संतुलन को मेंटेन रखना, इन सब से आप काफी हद तक नी रिप्लेसमेंट या नी सर्जरीज को बचा सकते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू दैट ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पफुल, बिकॉज कई बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने आपकी दवाई ली लेकिन आराम नहीं आया, बट आई एम श्योर वंस दे कम टू यू विद सम गुड थेरेपी दे विल एक्चुअली गेट गुड बेनिफिट। राइट सर, ही इज एब्सोल्युटली राइट। जो बोला कि वेट की वजह से, सो वेट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना चाहूंगी। अगर आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा वेट है, यू नो व्हाट, हमारे जो फुट है वो हमारे टायर्स हैं हमारी बॉडी के, जैसे हमारे कार के टायर्स होते हैं, ऐसे हमारे फुट हमारी बॉडी के टायर्स हैं। और वो जब फ्लैट हो जाते हैं तो हम ध्यान ही नहीं देते। जब हमारी गाड़ी के टायर्स फ्लैट होते हैं तो हम उसको रिप्लेस करवा देते हैं। तो उस चीज पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने वेट के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का वेट आपकी नी, आपके हिप, आपके फुट पर आ रहा है और वो पेन क्रिएट कर रहा है। पेन के साथ साथ आपकी बॉडी को डिसपोस्चर कर रहा है। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका काइफोटिक पोस्चर हो जाता है, आप नॉक नीज हो जाती हैं, सो पोस्चर नी का भी चेंज होता है। अब उसके लिए हमें ब्रेस रेकमेंड करना पड़ता है। यस, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आपकी नी की जो पोजीशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। और फिर आप नॉर्मली वॉक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कर सकते हैं हम? वॉक कर सकते हैं उस चीज में। आजकल कुछ ऑफ लोडर ब्रेसेस मिलते हैं जो अर्ली आर्थराइटिस में एक्चुअली पेशेंट्स की नी अलाइनमेंट को थोड़ा करेक्ट करते हैं। ये हालांकि मिड रेंज और एडवांस आर्थराइटिस में कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन अर्ली रेंज, जब अर्ली आर्थराइटिस यानी कि बहुत शुरुआती दौर में कुछ पेशेंट्स को अच्छा आराम देता है। उसमें जो पेशेंट्स का पैर टिल्ट हो रहा होता है, ये ब्रेस उसको ऑफलोड करके सीधा करने में हेल्प करता है। राइट। सो मैंने सुना ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब जैसे जो हमारे ऑर्थोटिस्ट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव देते हैं। इज इट एक्चुअली एक्सपेंसिव कि वो जो नॉर्मल हमें मिल जाते हैं ब्रांड की जो? नहीं, ये जो ऑफलोडिंग ब्रेसेस हैं ये एक्सपेंसिव हैं, Right. क्योंकि द टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल इज एक्सपेंसिव। राइट। सो हम लोग को वो वेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हम सर्जरी अवॉइड कर रहे हैं। सर्जरी एनीवेज एक्सपेंसिव है, तो अगर हम ब्रेस ही ले लेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। राइट, ओके। सो वॉक का मुझे था कि दे ऑलवेज आस्क कि हमें वॉक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो कितना हम लोग उसमें कर सकते हैं वॉक? See, I always tell my patients, don't listen to me, don't listen to anybody else, listen to your body. Definitely, yes. So you are encouraged to walk. We don't want you to not to walk. But उतना वॉक करें जितना आपका शरीर अलाउ कर रहा है। जहां आपको पेन ज्यादा हो रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, वहां रुक जाएं। ये ना कोशिश करें कि मैं चल चल के ठीक कर दूंगी या कर दूंगा। थोड़ा बॉडी की सुने।
यस, सो ही इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि हम तो 5-5 किलोमीटर चल पड़े, लेकिन नहीं, थोड़ा चलो, यू कैन सिट इन द पार्क, थोड़ा टाइम बैठ जाओ, वॉक करा, अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो उसको कंटिन्यू कीजिए, नहीं लग रहा तो अगेन टॉक टू योर बॉडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप आगे अपने आप को चल सकते हैं। एंड फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमें अगेन वही कि आलती पालती जैसे क्रॉस लेग बैठना चाहिए, तो डेफिनेटली वो डॉक्टर साहब ने हमें पहले ही बताया कि इट्स बेटर टू प्रिवेंट, उसको अवॉइड कीजिए अगर आप कर सकते हो, अगर कर पा रहे हो, अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो और उसके बाद अपनी नी को स्ट्रेंथन कर रहे हो, उसके बाद आप कर सकते हो नी क्रॉस लेग भी बैठ सकते हो और नीचे भी बैठ सकते हो, अपने स्क्वाट्स भी कर सकते हो, उसमें फिर आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जिनको पेशेंट्स को पेन शुरू हो गया है वो यूजली स्क्वाट करने में और क्रॉस लेग बैठने में थोड़ी तकलीफ पाते हैं। अगर शरीर आपसे बोल रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा तो ना करें। अगर आप आराम से कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिस्तर पे आलती पालती मार के बैठना बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल है, उसको मैं रोकना नहीं चाहूंगा। यू शुड एंजॉय ईटिंग, सिटिंग क्रॉस लेग, ये कई लोग आलती पालती मार के बिस्तर बैठ के खाना खाते हैं। मैं चाहता हूँ ये छोटे छोटे उनकी खुशियां मैं ना छीनूं उनसे। बिल्कुल सर, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं हम योगा करना चाहते हैं, और लेकिन योगा में डेफिनेटली उनको क्रॉस लेग बैठना पड़ेगा, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे करना चाहिए फिर। योगा एनकरेज है, लेकिन वो आसन योगा के जिसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा डीप फ्लेक्शन यानी कि डीप बेंडिंग होती है, उसको हम अवॉइड करने की एडवाइस करते हैं। अगर आपका शरीर अगेन इफ योर बॉडी इज नॉट वांटिंग टू डू इट, इट इज कॉजिंग पेन, प्लीज डोंट डू इट। यस डेफिनेटली, अगर आपको वही आसन कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आप नहीं कीजिए, वही की प्रिवेंट कीजिए रादर दैन बाद में हमारे पास आइए, तो वो चीज़ आप ज़रूर अपने लिए नहीं कीजिए। डोंट कॉज प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। एक और चीज़ मैं बहुत नॉर्मली क्वेश्चंस हमें पूछते हैं पेशेंट कि हम सिर्फ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ स्ट्रेचिंग करने का भी क्या डॉक्टर साहब, हाउ डू यू से कि सिर्फ स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए क्या? स्ट्रेचिंग से फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगी, लेकिन मसल स्ट्रेंथनिंग तो बहुत जरूरी exactly. है। जब तक आपके मसल्स जो कि जॉइंट को मूव करते हैं उनमें स्ट्रेंथन नहीं रहेंगे तो आपका चलने का तरीका भी अच्छा नहीं रहेगा। इनफैक्ट यू आर द बेटर पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। राइट, सो अगेन वही कि आप अपने मसल को स्ट्रेंथन करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपको आइसोमेट्रिक्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रेंथन, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो आपकी जॉइंट को कवर अप करेंगे, सो उसको स्ट्रेंथन कीजिए। और स्ट्रेंथनिंग सिर्फ एक्सरसाइजेस डायरेक्ट नहीं हो सकती, आपको उस पर आगे जाके वेट्स भी देने पड़ेंगे। वेट्स कुड बी अगेन छोटे वेट से स्टार्ट कीजिए, 1/2 kg। अगेन हम लोग से कोऑर्डिनेट जरूर कीजिए अगर आपको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है और आपको कुछ भी आगे चेंजेस करने हैं। सो 1/2 kg से लेकर आप कम से कम 2 से 2.5 किलो तक जा सकते हैं, इससे ऊपर अभी नहीं जाइए, क्योंकि उसमें भी आपको हमारी रिकमेंडेशन जरूर चाहिए होंगी। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है मैम? सो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है कि हमें उस पर होल्ड करना है किसी भी एक्सरसाइज को। सो से अगर मैं आइसोमेट्रिक कर रही हूँ फॉर क्वाड्रिसेप्स जॉइंट, सो क्वाड्रिसेप्स मसल, सो क्वाड्रिसेप्स मसल को हम नी को बिल्कुल स्ट्रेट रख के उसके नीचे एक टॉवल रोल अप करके रख लेते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन एक्सरसाइज जो हर एक फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं। कॉमन एक रोल अप करके एक टॉवल रख लिया नीचे या पिलो रख लिया एंड देन यू प्रेस द नी डाउनवर्ड्स। सो ये एक आइसोमेट्रिक है फॉर नी, एंड यही आपको जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल है उसको स्ट्रेंथन करेगी। बट अगेन जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि एक चीज को स्ट्रेंथन करने का सिर्फ फायदा नहीं है, आपको हैमस्ट्रिंग्स को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको भी आपको प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। उसके लिए आप वही रोल आप कर देंगे पैर के नीचे। सो जब आप वो एंकल के नीचे रखेंगे वो आपके हैमस्ट्रिंग्स को फॉलो अप करेगी, उसको स्ट्रेंथन करेगी। Absolutely, absolutely. I think it's delightful कि आपने इतने सरल शब्दों में ये सब चीजें हमें समझा के दी। मुझे लगता है कि पेशेंट के साथ साथ मुझे भी काफी नॉलेज मिली आज। तो आई थिंक आई विल बी एबल टू गाइड माई पेशेंट्स मच बेटर टू माई फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि कई बार फिजियोथेरेपिस्ट भी समझते हैं कि डॉक्टर लोग जो लिख के दे रहे हैं उसमें कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम रहता है। With this conversation between you and me, I want to bring out this point that doctors should be talking to physiotherapists and the therapist also should be actually talking to the orthopedicians. That way the patient gets the best. Definitely. So ये भी एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, हमें हमेशा लिख कर देते हैं कि 5 दिन एक्सरसाइज करो। सो डू यू थिंक ऐसा है कि सिर्फ 5 डेज एक्सरसाइज से आपको सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा? ये चीज तो मुझे लगता है कि मुझे आपसे पूछनी चाहिए। ठीक है? So definitely, so let me ask you that okay, question. sir.
जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं कितने दिन की थेरेपी उनको एडवाइस करूं और मैं कैसे उनसे बोलूं कि इनको दिखाइए, ये कितने दिन की थेरेपी। वो मुझसे पूछते हैं पेशेंट्स कि मैं डॉक्टर साहब कितने दिन थेरेपी कराऊं, तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए पेशेंट्स को? राइट। सो इसके लिए देखिए 21 डेज तो हम एक मसल बिल्डअप के लिए बोल देते हैं, और वो बिल्डअप मतलब सिर्फ अभी बिगनिंग हुई है। सो अगर हम नी केस लेते हैं और अगर हम सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं तो कम से कम 2 to 3 मंथ्स की एक्सरसाइजेज आप प्रॉपरली कीजिए, और उसके बाद भी आप घर जाके भी कीजिए। मतलब पहले बिगनिंग में आप हमारे से पूरी रिकमेंडेशंस लीजिए, बिगनिंग में हमारे पास आइए हर रोज, और उसके बाद ऑल्टरनेट डेज पे आइए, एंड देन फिर हम ग्रेजुअली आपको कम करते रहेंगे, एंड देन यू डू ऑल द एक्सरसाइजेज एट होम। मतलब आपको करना है तो करना है। मतलब मैं आज रोटी खा रही हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं आगे जाके वो छोड़ दूंगी, हमें खानी ही है, ठीक है। सो यही एक्सरसाइजेज हैं, आपको करनी तो पड़ेंगी, एंड यू डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर समबडी एल्स, राइट। आई थिंक लॉट ऑफ दिस पेशेंट्स हैव द मोटिवेशन कि अगर एक सर्जरी सिंपल सी 3-4 एक्सरसाइज करके कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके बचती है तो क्यों ना बचाएं? क्यों ना करें। डेफिनेटली हम लोग भी नहीं चाहते कि वो सर्जरी तक पहुंचे, हम तो अवॉइड करना ही चाहते हैं। और डॉक्टर साइमन थॉमस अगर हमारे साथ हैं इस चीज में कि वो सब पेशेंट्स की सर्जरी अवॉइड करना चाहें, तो ऐसे डॉक्टर्स तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है। हम लोग मिलकर पेशेंट्स को बहुत हेल्प कर सकते हैं और पेशेंट्स को हम सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। बिफोर वी वाइंड अप, मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा कि कई बार एक्सरसाइजेस, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी आपको 100% पेन रिलीफ नहीं देते, लेकिन अगर आपको 70 से 80% पेन रिलीफ मिल रहा है, आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल आप काफी हद तक कर पा रहे हो, आपको पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट मिनिमम है, ना के बराबर है, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार है, तो एक्चुअली आप अच्छा कर रहे हो और आपको सर्जरी के बारे में सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सर एक क्वेश्चन मुझसे जो मिस हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो हम उसके लिए क्या करें? सबसे पहले आइसिंग जैसे आपने बोला, Right. वो करने की जरूरत है। यूजली स्वेलिंग होती है मौसम चेंज होने में और क्या कहते हैं कई बार एक्सर्शन ज्यादा होने में। ऐसे केस में इंटरमिटेंटली कभी कभी आप थोड़े बहुत पेन किलर्स ले सकते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स ले सकते हैं, और फिजियोथेरेपी कुछ मोडालिटीज आप जो कराते हैं वो भी Right. इनमें बहुत कारगर होती है। डू यू थिंक एस्पिरेशन उसमें इंपॉर्टेंट है सर? जिन पेशेंट्स को चलने में दिक्कत होती है, सबसे पहले तो मैं कुछ मेडिसिन देके अपने थेरेपिस्ट के पास ही भेजता हूँ। अगर वो फिजियोथेरेपी करा के स्वेलिंग वगैरह कम कर लेते हैं तो पेशेंट्स कई बार एस्पिरेशन के लिए नहीं आते। एस्पिरेशन का मतलब एक छोटी सुई से मैं पानी निकाल देता हूँ और जोड़ में थोड़ी दवाई डाल देता हूँ, उससे भी पेशेंट्स को आराम आता है। लेकिन उसकी नौबत तब आती है जब थेरेपी और ठंडे करने से, यानी आइसिंग करने से आराम नहीं आया। एक चीज और बताऊंगी कि अगर आपको स्वेलिंग है तो प्लीज हॉट पैक नहीं दीजिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। सो आई थिंक हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आज आंसर मिला है। बहुत सारे लोग हम लोग को यहाँ पर भी लाइव बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस के हमने ट्राई किया है। और भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं जरूर पूछिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। हम आगे भी बहुत सारी ऐसी कन्वर्सेशंस करेंगे, इनके साथ भी करेंगे और भी डॉक्टर्स के साथ हम जरूर करेंगे। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज डू राइट टू अस। के लिए थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर, एंड हम आगे भी आपको फिर दोबारा से क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, और प्लीज आप हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन सॉर्ट आउट कीजिए। और आई एम श्योर सर ने जैसे बोल ही दिया है कि अवॉइड सर्जरी जितना कर सकते हो, अपना प्रिवेंशन पे वर्क कीजिए, अपने ऊपर यू लुक फॉर योर सेल्फ, टॉक टू योर बॉडी, और तभी आप आगे चीजें कर सकते हैं। ओके, डोंट वॉक टू मच, जितना आपकी बॉडी कहे उतना ही कीजिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए, और कोल्ड पैक लीजिए अगर आपको पेन है, हॉट पैक नहीं लीजिए इन द बिगनिंग। और लास्ट में हम अगर स्वेलिंग है तो आपको हॉट पैक बिल्कुल अवॉइड करना है। ओके, थैंक यू सो मच अगेन सर, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।